तो जैसा कि तुम्हारा चैप्टर है डिजाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल, तो इरिगेशन जो होता है तुम्हारा उस कैनाल से किया जाता है। तो कैनाल का जब इरिगेशन हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमें नहर का अभिकल्पन करने आना चाहिए, यानी कि नहर को हम किस तरह से डिजाइन करें, उसके कौन कौन से पार्ट्स हमें बनाने होंगे, उसकी साइज क्या होगी, उसकी डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, जैसे नहर का कोई अगर हम डिजाइन करते हैं, जैसे नहर अगर हम ध्यान से देखें तो नहर का जो क्रॉस सेक्शन मेनली तुमको देखने को मिलेगा ज्यादातर आसपास के क्षेत्र में, वो तुम्हारा होता है कौन सा, ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल का मतलब कैसा, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि उसके जो है स्क्रीन पे दिखना है, अगर हम ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन के लिए समलंबाकार जो है आकार होता है उसका। तो मेनली किसी भी नहर के अभिकल्पन में तो हमें मेनली क्या करना है, हमें डिस्चार्ज जो है डिसाइड करना है कि डिस्चार्ज क्या होगा। Q इक्वल टू होता है आपका जनरल जो फार्मूला होता है, Q इक्वल टू A टू B। ठीक है, तो जो अब हमें जो ए वाला टर्म्स आ गया और वेलोसिटी वाला टर्म्स है, ये दो फैक्टर हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी नहर का जो है डिस्चार्ज मेंटेन करना है और उस नहर को डिजाइन करना है कि डिस्चार्ज थ्रू आउट जो है एक समान बना रहे। तो एक समान डिस्चार्ज तभी बना रहेगा जब उस नहर में आपका एरिया थ्रू आउट एक समान रहे। ठीक है, और एरिया के साथ साथ क्या हो, आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जिस वेलोसिटी से पानी जो है आगे प्रवाहित हो रहा है पूरे कैनाल में, वो चीज भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो है फैक्टर को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात अगर उसमें डिस्चार्ज में A टू B है तो एरिया क्या हुआ, मैंने बताया कि इसका जो एरिया होता है समलंबाकार का होता है समांतर भुजाओं के का योग का एवरेज, यानी कि अगर मान लीजिए समांतर भुजाएं हैं तो किसी कैनाल की, अगर हम फिगर दिखाएं आपको, ये रहा। ठीक है, तो ये जो है एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया आपको कैनाल का, जो हम जनरल अपने डिजाइन में पढ़ेंगे जनरली। तो अब इसको डिजाइन करने के लिए हमें किन किन फैक्टर को ध्यान देना होगा, अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर को, इस फिगर में कुछ टर्म्स हैं। पहला जो है क्रॉस सेक्शन एरिया में निकालना पड़ेगा। अब एरिया में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में, समलंबाकार आकृति में। पहला आपका है बी, यानी कि आधार की चौड़ाई है। दूसरा फैक्टर है आपका डी, यानी कि डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनाल। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, साइड स्लोप। साइड स्लोप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या है, टॉप विड्थ, यानी कि कैनाल के ऊपर की जो चौड़ाई है, ऊपरी तल की चौड़ाई है, उसको कहते हैं टॉप विड्थ, वो कितना होगा। ये चार फैक्टर जो है हमें पहले कंसीडर करके चलना होगा कि साइज क्या रखें। अब जब हमें साइज डिसाइड हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया डिसाइड हो जाएगा, फिर हमें अगला फैक्टर क्या ध्यान देना है, हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा टर्म्स जो है तुम्हारा आपका जो आएगा इसके बाद, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें इस तरह से रखना है कि उस नहर में किसी भी प्रकार का जो है सिल्टिंग और स्कोरिंग ना हो। सिल्टिंग और स्कोरिंग मतलब क्या है कि जो उस नहर में जो गुलित सिल्ट हैं, जो मिट्टी के कण घुले हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सैंड हो सकते हैं, चाहे वो क्ले पार्टिकल हो सकते हैं, चाहे वो सिल्ट हो सकता है आपका, वो पानी में घुले रहते हैं। ठीक है, तो हमें डिस्चार्ज इस तरह से रखना है कि वेलोसिटी उसकी क्या हो, क्रांतिक वेलोसिटी के एग्जैक्ट बराबर हो, ना उससे ज्यादा होना चाहिए, ना उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर क्रांतिक वेग से यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी से आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो यानी पानी के प्रवाह की जो गति है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो क्या होगा, अधिक वेलोसिटी में इसका होगा, कटान होने लगेगा। ठीक है, और वहीं पर जब वेलोसिटी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो क्या होगा, तब आपका जो है जब क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी का फ्लो लो होगा तो वहां पर क्या होगा, जो सिल्ट खुले हुए हैं पानी में वो धीरे धीरे क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम जो है दोनों फैक्टर को कंसीडर करके चलते हैं, Q इक्वल टू A into V।
एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि हमने जो है एरिया को भी कंसीडर किया है और वेलोसिटी को भी कंसीडर कर रखा है इस चीज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से टर्म्स हमें ध्यान देने होंगे। जो भी आपकी नहर बनाई जाती है जनरली जो है वो मिट्टी को या तो भर के बनाया जाएगा जमीन में, ठीक है, या तो कटान, जहाँ पे अधिक लेवल हाई होगा वहां पर क्या करेंगे हम, मान लीजिए एक अलाइनमेंट हम लेके चलना है कि हमें कैनाल जो है इस अलाइनमेंट पे लेके चलना है, ठीक है, मान लीजिए इस लेवल पे लेके चलना है, ठीक है, लेकिन बीच में मान लीजिए कोई इस तरह का जो है एक एरिया बनना है कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा बीच में आ रहा है बैरियर टाइप से, यहाँ पे ज्यादा भराव ज्यादा है और फिर जो है आगे चल के फिर क्या कहीं पे कुछ कटान है, ठीक है, यानी कि कहीं पे गर्त है, तो इस तरह का अगर जो है रेंज आपको बीच में मिल रहा है तो आपको जो है जब आप कैनाल बनाएंगे उसको एक सीधी रेखा में और एक निश्चित ढाल पे लेके चलना, ठीक है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे ये सारे जो ऊपर आएंगे इस तरह से, ठीक है, इसको क्या करेंगे आप कटाव में रखेंगे, यानी इसको जो है काट के अलग करेंगे, मिट्टी यहाँ से निकाल देंगे, और जहाँ पर गर्त है यानी कि ज्यादा गड्ढा है वहां पर क्या करेंगे इस खाली मिट्टी को यहाँ पर हम भर देंगे, ताकि वो लेवल एक समान रूप से हमें क्या हो मिल सके और पानी स्मूथली क्या करें एक सिरे से दूसरे सिरे पे अंडर ग्रेविटी बह सके। तो इसके लिए हमें एक और फैक्टर ध्यान देना होगा, जब भी हम कैनाल डिजाइन करेंगे तो कैनाल में हम कभी पंपिंग नहीं कर सकते कि हम कैनाल के पानी को सप्लाई के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे पे हम पंपिंग करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप देंगे कुछ इस तरह से, कैनाल मान लीजिए आपका लेवल जमीन का शुरू में ऐसा था और जब आप कैनाल बनाएंगे तो उसके लेवल को कुछ इस तरह से मेंटेन करें, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला सिरा है मिट्टी का उसको क्या करेंगे आप कटान करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्लोप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। अब यहाँ से जब आप पानी छोड़ेंगे तो क्या होगा अपने आप बहता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे पे आगे की तरफ चला जाएगा अंडर ग्रेविटी। तो हमें जो कैनाल डिजाइन करना है या डिजाइन करना है उसको जो इस तरह से डिजाइन करना है कि वाटर एक सिरे से दूसरे सिरे पे अंडर ग्रेविटी फ्लो कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब हम सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड कर लिया कि हमें जो है डिजाइन करना है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना। नहर का विकल्पन हाइड्रोलिक सूत्रों के आधार पर किया जाता है, सिंचाई योग्य तथा पानी की ड्यूटी के आधार पर नहर का पूर्ण सप्लाई मिश्रण खंड विकल्पन से पहले ज्ञात कर लिया जाता है कि इस लेवल पे हमें जो है मैक्सिमम लेवल क्या होगा वाटर का किसी भी नहर में, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं फिर एक्स्ट्रा जो है कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, वो उसको क्या कहते हैं फ्री बोर्ड करते हैं, ठीक है। अब जो नहर खंड होती है आपकी मेनली दो तरह से बनाई जाती है, ठीक है। जो नहर की खंड होती है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल उसको दो तरह से तैयार किया जाता है, एक जो है अजलोढ़ मृदा में, ठीक है, अजलोढ़ मृदा में, यानी कि वो होता है आपका लाइन सेक्शन, ठीक है, लाइन सेक्शन, और दूसरा होता है अनलाइन सेक्शन, यानी कि जो हम कैनाल तैयार करेंगे वो मिट्टी को काट के बनाया जाता है कहीं ना कहीं। तो जब भी मिट्टी को काट के बनाया जाएगा तो हम क्या करते हैं कभी कभी साइड में और उसके बेड में क्या करते हैं पिचिंग कर देते हैं। पिचिंग किस चीज की करेंगे, हम किसी भी मटेरियल की कंक्रीटिंग कर सकते हैं, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं उसको ब्रिक की लाइनिंग कर सकते हैं। तो लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि उसकी जो है उसके सतह पे तीनों तरफ से क्या करेंगे उसके बेड में उसके दोनों साइड में क्या करेंगे हम पिचिंग कर देंगे, इस चीज का ब्रिक की लाइनिंग कर देते हैं। तो क्या कहलाएगा आपका पक्का खंड हो जाएगा। पक्के खंड को क्या अजलोढ़ मृदा का खंड या लाइन सेक्शन कहते हैं। और वहीं पे जब हम कोई पिचिंग नहीं करेंगे तो क्या कहलाएगा जलोढ़ मृदा में निर्मित खंड या अनलाइन सेक्शन। जनरली आपको जो भी कैनाल मिलते हैं तो दोनों तरह के मिल सकते हैं, लाइन भी मिल सकता है और अनलाइन क्रॉस सेक्शन भी मिल सकता है, ठीक है। मैंने इसके पहले बताया था कि जो भी नहर होती है वो मेनली कहाँ से निकाली जाती है, नदियों से निकाली जाती है। कल इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा कि नहर जो है आपके नदियों से निकाली जाती है, उस नहर को फिर क्या करते हैं आगे जाकर कई पार्टों में बढ़ जाती है। तो जब भी कोई नहर हम तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी को काटते हुए हम बनाएंगे या मिट्टी को भरते हुए बनाएंगे। तो जब पानी जो नहर नदी से नहर में जब जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी फ्लो बहुत ज्यादा होता है। और जब वेलोसिटी फ्लो ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा वेलोसिटी अधिक होने से जो मिट्टी होगी वो कहीं पे कटान होगा, कहीं पे क्या होगा वेलोसिटी कम होने से कहीं पर सिल्ट जो है तली में बैठ जाएंगे या साइडों पर बैठ जाते हैं।
तो हमें जो है वेलोसिटी इस तरह से मेंटेन करनी है कि ना कटान हो ना सिल्टिंग हो किसी भी कैनाल में थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट लेंथ। ठीक है, अब सिंचाई से शब्दावली जो है, सिंचाई शब्दावली है जिसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इरिगेशन टर्म्स कि प्रवाह किस तरह से होता है, निःसरण किस तरह से रखते हैं, पूर्ण सप्लाई क्या होता है, पूर्ण सप्लाई तल क्या होता है, पूर्ण सप्लाई गहराई क्या होती है, डीवी परिमाप क्या होता है, इन सब के बारे में हम जो है एक एक करके अब इसके बाद अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो क्रांतिक वेग होता है क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी नहर में, जब नहर का नहर को अगर तुम बनाओगे तो नहर में जो है क्या होता है कि आपकी जो नहर होती है वो नदी से नहर में पानी, अब जब नदी से नहर में पानी आएगा तो जाहिर सी बात है डिस्चार्ज बहुत ही ज्यादा होगा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा और इतना ज्यादा होता है कि अगर नहर की साइडें इतनी मजबूत ना हो तो क्या होगा, तो उनको काटने लगता है। ठीक है, कटान होने लगता है। तो नहर की वेलोसिटी एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से किसी नहर में सिल्टिंग भी हो सकती है और स्कोरिंग भी हो सकती है। यहाँ पर दो टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे जब भी आप क्रांतिक वेग किसी नहर की बात करेंगे, किसी नहर में क्रिटिकल वेलोसिटी बात करेंगे, उसमें दो परिस्थितियां आ सकती है। एक होता है आपका सिल्टिंग, जिसको कहते हैं निघर्षण यानी कि कटान, और दूसरा होता है निघर्षण मतलब स्कोरिंग और सिल्टिंग मतलब क्या, जो सतह या साइड में जो सिल्ट होती है वो धीरे धीरे क्या हो सेटल डाउन हो जाए, बैठ। ठीक है, तो ये दोनों जो है परिस्थितियां जो है क्रिटिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब ध्यान से आप लोग जान लीजिए इस चीज को कि जब भी नहर में वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से यानी कि क्रांतिक वेग से कम होगा तो उस नहर में क्या होती है, सिल्टिंग होती है, यानी कि जो पानी में घुले हुए अवयव हैं, सब पार्टिकल है, वो धीरे धीरे क्या होंगे, वेलोसिटी कम होने वजह से वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होने की वजह से वो धीरे धीरे क्या होंगे, तली पे और उसके साइड पे क्या होंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होंगे, वेलोसिटी अप्रो उस नहर में, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो आपके साइड है कैनाल की या उसकी तल है वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे कटाव की स्थिति में आने लगते हैं, वो कटान होने लगता है। तो ये जो है क्रांतिक वेग एक फैक्टर है जिसको जो है हमें ध्यान देना होगा जब भी हम कोई डिजाइन करेंगे, तो हमें क्रांतिक वेग को स्पेसिफाई करना होगा। एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो भी आगे आएगा आपके। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मृदा के लिए आपको मृदा का टाइप दिया हुआ है, उसके लिए क्रांतिक वेग कितना रखना है। अगर मान ली सामान्य मृदा है तो क्रांतिक वेग कितना रखना है, 0.30 से 0.60 मीटर पर सेकेंड। अगर सामान्य मूलम है तो कितना होगा, 0.30 से 0.90। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे जो है एक निष्कर्ष निकल रहा है कि मृदा जितना ही सख्त होगी, कोई मृदा जितना ही सख्त होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी अप्रो हम अधिक रख सकते हैं, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी का मान हम ज्यादा रख सकते हैं। ये तब होगा जब पहाड़ी एरिया होगा, मान लीजिए तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, सिल्ट कम और चट्टान ज्यादा होते हैं, तो वहां पे वेलोसिटी अप्रो क्या होगा, आप ज्यादा रख सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सामान्य मृदा है वहां पर क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत ही कम रखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है क्रांतिक वेग अनुपात। तो यह एक अनुपात होता है किसकी किसके बीच का, वास्तविक वेग का जो औसत वेग होता है, एवरेज वेलोसिटी का और क्रिटिकल वेलोसिटी का, इसको कहते हैं CVR क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है आपको, स्मॉल m का कैपिटल V अपान स्मॉल v नॉट। यहाँ पर कैपिटल V क्या है आपका, कैपिटल V है वास्तविक वेग और v नॉट का है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो जो होगा वो स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका है मितव्ययी। ठीक है, कोई भी नहर होती है उसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर शेप का, सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, जिसको समलंबाकार कहते हैं, और सेमी सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली आपका जो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होता है, अगर आपको प्रैक्टिकली देखें तो वो होता है आपका अर्धवृत्ताकार। ठीक है, सेमी सर्कुलर जो सेक्शन होगा वो होता है आपका मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कौन सा होता है, तो आप आंसर अगर आपको ट्रेपेजॉइडल और समलंबाकार और अर्धवृत्ताकार दिया हुआ है तो आप जो आंसर लगाएंगे मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए वो होगा आपका अर्धवृत्ताकार। ठीक है,
लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है। हम कोई भी कैनाल जो है अर्धवृत्ताकार जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कैनाल हो जो है अर्धवृत्ताकार हम बना पाए, ठीक है। पूरा लंबाई में हम कोई कैनाल बनाए और पूरे लंबाई मान लीजिए 5 किलोमीटर का कैनाल बना रहे हैं, तो 5 किलोमीटर थ्रू आउट के सेक्शन में उसी क्रॉस सेक्शन को हम शुरू से लेकर अंत तक हमें मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है किसी भी जो है निर्माणकर्ता के लिए। इसलिए जो है हम अर्धवृत्ताकार न करके क्या करते हैं, हम लोग ट्रैपेजॉइडल बनाते हैं। ट्रैपेजॉइडल सेक्शन मैंने बता रखा है कि किस तरह का शेप होता है, समलंबाकार कुछ इस तरह का शेप होगा। अगर आप जो है रेखा गणित पढ़े होंगे कभी, तो वहां पर आपको जो है ये सुनने को मिलेगा, ये क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एरिया होता है समांतर भुजाओं के योग का एवरेज मल्टीप्लाई बाय बीच की दूरी, ठीक है। ये इसका एरिया निकालेंगे अभी आगे जब डिजाइन करेंगे, वहां पर आपको जो है इसको क्लियर कट में एरिया निकालने को दिया जाएगा। ये हो गया जो है मुतब्बेई। मुतब्बेई होने का मतलब क्या है कि कोई भी जो भी कैनाल बना रहे हैं, मुतब्बेई तब होगा जब उसकी निर्माण की लागत क्या हो, न्यूनतम हो, और डिस्चार्ज क्या हो, अधिकतम प्राप्त हो। कोई भी मुतब्बेई क्रॉस सेक्शन तब होता है जब उसकी निर्माण की लागत न्यूनतम हो और उस सेक्शन ऐसा हो जिसके थ्रू क्या हो, डिस्चार्ज जो है अधिकतम प्राप्त हो सके, वो कहलाता है आपका मुतब्बेई खंड, वो इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है रीजिंग चैनल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चैनल इन रीजिंग। रीजिंग चैनल क्या होता है? तो रीजिंग चैनल वह चैनल होता है जिसमें न किसी प्रकार की सिल्टिंग होती है, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का कोई सिल्ट सेटल डाउन नहीं होगा और न ही कोई निघर्षण होगा, ठीक है। तो इस तरह की नहर को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित नहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप मेनली जो है रीजिंग चैनल को हमेशा याद रखेंगे कि रीजिंग चैनल वह चैनल होता है जिसमें ना तो कोई सिल्टिंग होती है और ना ही कोई निघर्षण होता है, यानी कि स्कोरिंग होती है, यानी कोई कटान भी नहीं होगा और कोई जो है सिल्ट जो है उसमें बैठ भी नहीं पाए, ठीक है, तली में और साइड। रीजिंग चैनल की कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन सी कंडीशन है? तो रीजिंग चैनल में जिस प्रकार की सिल्ट हो, जिस प्रकार की सिल्ट व मृदा पानी में उपस्थित है, नहर खंड भी उसी क्रॉस सेक्शन के लिए जो हम बना रहे हैं नहर खंड उसी मिट्टी में बने, यानी कि जिस मिट्टी में हम नहर बना रहे हैं उसी प्रकार की मिट्टी पानी में घुली होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, नहर खंड में सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिल्टिंग स्कोरिंग नहीं होना चाहिए, अगर यानी कि नहर खंड में सिल्टिंग और स्कोरिंग की जो है पूर्ण स्वतंत्रता हो, ताकि जब हम चैनल को सर्विस में ले आए तो शुरू में जो है अपने आप को क्या करे, वो स्टेबल कर पाए, अस्थायी रूप से ढाल सके, उसका जो है साइड स्लोप को चाहे उसका जो है अनुलंब ढाल, ठीक है। इसके बाद अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका नहर खंड का निस्सरण अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब रीजिम की दो अवस्थाएं होती हैं जिसको हमें याद रखना होगा। रीजिम जो है, किसी भी रीजिम चैनल की दो अवस्थाएं हो सकती है, पहला है आपका इनिशियल रीजिम, दूसरा है फाइनल रीजिम। तो इनिशियल रीजिम में क्या होता है? जब इनिशियल रीजिम होगा, जब कोई चैनल या नहर इनिशियल रीजिम में होगी तब होगी जब उसके अनुप्रस्थ खंड को ही स्थायी बना पाता है, ठीक है। जब कोई मान लीजिए नहर आपने नया नया तैयार किया, उसमें पानी जब आपने भेजा तो शुरू में क्या होगा, वो इनिशियल अवस्था में होगा, प्रारंभिक रिजिम की अवस्था में होगा। ऐसी अवस्था में क्या होता है, नहर खंड अपने आप को क्या करेगा, अपने अनुप्रस्थ खंड को यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को स्टेबल बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। और फाइनल रिजिम क्या होता है आपका, अंतिम रिजिम, यानी कि उसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ खंड के साथ साथ अनुलंब ढाल भी क्या होता है, ये दोनों को जो है अपने आप को स्थायी में लाने का प्रयास करता है, तो क्या कहलाता है, अंतिम रिजिम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक रिजिम और अंतिम रिजिम। इसके बाद है रुक्षता फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी। आपने जो है जब मैनी का फार्मूला पढ़ा होगा, चेजी और मैनी का, तो वहां पे एक टर्म आया होगा जिसको कहते हैं क्या, कहते हैं हम लोग कैपिटल एन से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल एन से प्रस्तुत करते हैं जिसको कहते हैं हम क्या, रुक्षता गुणांक, रुगोसिटी कोएफिशिएंट कैपिटल एन, ठीक है। इसको, इस फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे, इसका अलग अलग मान होता है, इसको हम डिजाइन के समय क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर आपका कैपिटल एन का मान हम किस तरह से लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर
बहुत अच्छा हो, अवस्था जो चैनल का है वो गुड कंडीशन में हो, तो एन का मान कितना लेंगे 0.025। अगर आपका चैनल जो है अच्छी अवस्था में है तो होगा 0.025, ठीक है। अगर खराब कंडीशन में चैनल तो 0.0275, और अगर बुरे हाल में है तो क्या होगा 0.03 के बराबर होगा कैपिटल एन का मान। यहाँ से हम कैपिटल एन का मान लेंगे, फिर क्या करेंगे उस कैपिटल एन का मान जो है लेते हुए हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी जब निकल जाएगा तो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम निकालेंगे उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके हम डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो फैक्टर है आपका क्या है, वो है आपका सिल्ट गुणांक। तो सिल्ट गुणांक के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, कैपिटल F इक्वल टू 1.75 अंडर रूट डी mm, ठीक है। जब भी जो है सिल्ट का व्यास, ठीक है, कणों का जो है व्यास आपको दिया रहेगा अगर सवाल में, तो उस वैल्यू को कंसीडर करते हुए आप क्या करेंगे सिल्ट फैक्टर कैपिटल F का मान, सॉरी स्मॉल f का मान आप निकाल लेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू, यहाँ पर F क्या है सिल्ट फैक्टर है, इक्वल टू 1.75 अंडर रूट डी mm, ठीक है आपका कणों का व्यास। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो है आपको दे देगा कि एक नहर है जिसमें सिल्ट का व्यास जो है सिल्ट के कणों का व्यास 0.08 mm या 0.158 mm है। तो उसके आधार पर जो है सिल्ट फैक्टर कितना होगा तो आप मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे इस फार्मूले का यूज करके F इक्वल टू 1.75 अंडर रूट डी को यूज करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सिल्ट फैक्टर। अब इसके बाद जो है विभिन्न मृदाओं के लिए नहर का विकल्पन हमें जो है आगे देखना है। हम छेदी का जो है फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, आगे हम बताएंगे किस तरह से कटर और छेदी का फार्मूला यूज करके हम किस तरह से जो है किसी भी कैनाल का डिजाइन करेंगे, ठीक है।